गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और अभी जैसा हम लोग सीक्वेंशियल सीरीज में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को देख रहे थे और लास्ट क्लास तक हम लोग देख चुके हैं कि प्रोग्रेशन क्या होगा, उसके टर्म्स फाइंड करना और सीरीज को निकालना समझ रहे थे, समीशन जो हमने चलिए समीशन। अब देखेंगे कि एपी से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसका डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं मैथमेटिकल सॉल्यूशन के लिए और उसके की पॉइंट्स हाइलाइट्स में बोल सकते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि इफ ईच टर्म ऑफ एपी इज इंक्रीज, डिक्रीज, मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो इन ए। चलिए चेक किया जाए। हमारे पास कह रहा है कि हर किसी टर्म से अगर सेम नॉन जीरो नंबर से आप इंक्रीज कर रहे, मतलब कि उसमें ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो, तब भी जो आपको सीक्वेंस मिलेगा वो एक। चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक सीक्वेंस जो एपी सीक्वेंस हम पूरी तरह से एक जनरल एपी टर्म्स मानेंगे जिसमें आपको नंबर्स दिखे ताकि आप मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन सब कुछ बहुत जल्दी देख पाए। तो सीक्वेंस हम मान लेते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16। देखिए एपी है या नहीं, तो पहले टर्म और दूसरे टर्म के बीच में डिफरेंस 2 का 4 माइनस 2 और आया 2। तीसरे और दूसरे के बीच में टर्म्स 6 माइनस 4 2 और तीसरे और चौथे के बीच में जो टर्म्स है वो आया 2। सिमिलरली सब जगह एक जैसा हो रहा है, तो हम यहां कह सकते हैं कि यह एपी है जिसका फर्स्ट टर्म 2 और कॉमन डिफरेंस 2 लिखा। आप खुद से भी जब हम ये एग्जांपल्स को सॉल्व करें तो आप खुद से भी अपने हिसाब से कोई भी एक एपी को ले लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें प्रूफ करने के लिए एक एपी को लिए ताकि आपको दिखा सके कि इसका पहला स्टेटमेंट किस तरह से जस्टिफाई हो। कहता है कि सेम नॉन जीरो नंबर, तो हम सेम नॉन जीरो नंबर या एक नॉन जीरो नंबर मान लेते हैं जो हमारे अभी के प्रूफ करने के लिए रियल वैल्यू इसलिए ले रहे हैं ताकि हमें किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो। एक नॉन जीरो नंबर रैंडम ले लिया 3। अब कर रहे हैं इंक्रीज के लिए। इंक्रीज मतलब कि अगर सभी टर्म्स में जोड़ दिया जाए, तो देख ले कि अगर ये नंबर नॉन जीरो नंबर रैंडम जो 3 लिया है अगर सब टर्म्स में जोड़ दे तो नया सीक्वेंस हमें क्या मिलेगा, तो हमारा सीक्वेंस मिल जाएगा 2 + 3 5 4 + 3 7 6 + 3 9 8 + 3 11 10 + 3 13 12 + 3 15 14 + 3 17 और 16 + 3 9। हम सीक्वेंस को 3 से इंक्रीज कर रहे हैं। 3 एक नॉन जीरो नंबर है जहां इंक्रीज कर रहे हैं। अब जो सीक्वेंस मिला उसे चेक करें कि क्या यह सीक्वेंस एपी में है कि नहीं। डिफरेंस 7 - 5 2, डिफरेंस 9 - 7 2, डिफरेंस 11 - 9 2 और सो ऑन। हमें यहाँ पर एक अच्छी बात यह था कि अगर इस नॉन जीरो नंबर से हमने जब ऐड किया था तो अभी भी कॉमन डिफरेंस पर कोई चेंज नहीं। तो की पॉइंट्स के साथ साथ आप इंपॉर्टेंट पॉइंट भी रख सकते हैं कि व्हेन ए नॉन जीरो नंबर is added to each terms of an AP, common difference does not change. ठीक है। और जैसा कि हमें कॉमन डिफरेंस एक जैसा मिल रहा है, कॉमन डिफरेंस एक ही तरह से कंटिन्यू है, मतलब यह जो सीक्वेंस हमने लिया वह एपी में है, इस बात को प्रूव कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है। ठीक है, कोई समस्या नहीं। फिर से नॉन जीरो नंबर को घटाने के लिए लेंगे तो इंक्रीज चेक हो गया, सही है। डिक्रीज, तो डिक्रीज क्या मतलब हुआ कि हम नॉन जीरो नंबर को घटा करके देख ले तो दूसरा नॉन जीरो नंबर हम 5 ले लें। हम अपने एपी के साथ माइनस करके देख लेते हैं कि हर टर्म्स में इसे घटा दिया जाए तो क्या, तो 5 को हर टर्म से घटाइए तो सीक्वेंस हमारा जो लिया गया था
उस सीक्वेंस में अगर हम हर टर्म से 5 घटा रहे हैं, 2 - 5 -3, 4 - 5 -1, 6 - 5 1, 8 - 5 3, 10 - 5 5, 12 - 5 7, 14 - 5 9 और 16 - 5 11। अभी हमने क्या किया है, एपी के हर टर्म्स पर, ये जो एपी था उसके हर टर्म्स में हमने एक नॉन जीरो नंबर जो सेम नंबर है सबके साथ घटाया। अब जो सीक्वेंस मिला है चेक कर लें, तो सेकंड टर्म -5, फर्स्ट टर्म करेंगे तो -1 -3, तो ये आ जाएगा डिफरेंस 2। 1 - -1 तो ये 1 -1 मतलब 1 + 1 2, 3 - 1 2 और सो ऑन, मतलब हमें इसी तरह से डिफरेंस 2 का मिल रहा है जो कि दिख रहा है। इसका मतलब कि हमें फिर से यह जो सीक्वेंस मिला है वह एपी मिला है, क्योंकि एपी के लिए हमारी एक ही चीज रहनी चाहिए, कॉमन डिफरेंस प्रोसीडिंग्स के बीच में सेम हो, जो कि है। लेकिन एक और बात यहाँ से जो हमें मिल रहा है वह यह मिल रहा है कि इस बार भी डिफरेंस चेंज नहीं हुआ, मतलब जब हम ऐड कर रहे थे सेम नॉन जीरो नंबर को तब भी कोई डिफरेंस चेंज नहीं हुआ, और अब जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं हर टर्म को एक नॉन जीरो टर्म्स के साथ, तब भी कॉमन डिफरेंस पर कोई असर नहीं हुआ। तो इसके लिए भी कैसे लिख सकते हैं कि व्हेन ए नॉन जीरो नंबर is subtracted from each term of AP, common difference does not change, तो हमारी बात में इंक्रीज और डिक्रीज वाली दोनों बात हो गया कि ठीक है भाई, एक नॉन जीरो नंबर से इंक्रीज कर रहे हैं तब भी एपी मिला, जो कि ये बोल रहा था, और डिक्रीज किए तब भी एपी मिला। इन दो बातों में हमारा कोई समस्या नहीं रहा। इन दो बातों के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियोस का। तीसरी बात कह रहा है कि मल्टीप्लाइड और डिवाइड पर भी हमें चेक करना है कि हमारा एपी रहता है कि नहीं रहता। तो मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड पर देख लेते हैं, तो हमारा सीक्वेंस हम फिलहाल के लिए वही रख रहे हैं ताकि हमें समझने के लिए एकदम ही आसान हो। आप रैंडम किसी भी एपी को उठाइए, कोई भी नॉन जीरो नंबर लीजिए और उसे काट दीजिए। हम कर रहे हैं डिवाइड करना है, तो डिवाइड के लिए एक नॉन जीरो नंबर ले लेते हैं, नॉन जीरो नंबर 4, कोई भी एक रैंडम नॉन जीरो नंबर। तो अब हमारा जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस दिख रहा है 2/4, 4/4, 6/4, 8/4, 10/4, 12/4, 14/4 और 16/4। ठीक है, और अच्छा से लिखोगे तो 1/2, 1 ये हो जाएगा 1, 1/2, ये हो गया 2, 2, 2.5, ये हो गया 3, 3.5 और ये है 4। हमारे पास जो सीक्वेंस है अभी दिख गया कि क्या रिजल्ट आया, हाफ 1, 1/2, 2, 2/2, 3, 3/2, 4। देख लेते हैं कि ये एपी है कि नहीं। एपी के लिए डिफरेंस चेक कर ले। 1 - हाफ, हाफ, 1/2 - 1 हाफ, 2 - 1.5 हाफ, मतलब कि हमारी कॉमन डिफरेंस इस बार जो आया वो आया 1/2। लेकिन चूंकि कॉमन डिफरेंस सेम है, तो कॉमन डिफरेंस सेम है मतलब यह सीक्वेंस हमारा एपी होगा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज समझ लें, हमारा एपी होगा और हमने नॉन जीरो लिया था 4, और हमारे असर होकर के क्या हो रहा है कि सारे के सारे टर्म्स एपी में मिला। इसका मतलब कि अगर सेम नॉन जीरो नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो हमें रिजल्ट एपी मिलता है, जो कि सही वेरीफाई होगी। डिवाइड वाली बात पर टिक कर लीजिए।
अगला टर्म्स हमें देखना है मल्टीप्लिकेशन के लिए। नॉन जीरो नंबर लिखना है। नॉन जीरो नंबर से हमें चेक करना है कि अगर सेम नंबर को हम सबको मल्टीप्लाई करें तो क्या रिजल्ट एक ही रहता है कि नहीं रहता है। तो हम नॉन जीरो नंबर में नॉन जीरो नंबर मान लिया जाए 2 को ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा सीक्वेंस जो है सीक्वेंस क्या हो जाएगा 2 into 2 4, 4 into 2 8, 6 into 2 12, 8 into 2 16, 10 into 2 20, 12 into 2 24, 14 into 28 और 6 into 30। अब नया सीक्वेंस हमें मिला है, चेक कर लेंगे एपी है कि नहीं। कॉमन डिफरेंस 8 minus 4 रिजल्ट 4, 12 minus 4 so 12 minus 8 4, 16 minus 12 4 और so on, मतलब कि यह टर्म भी एपी रहा। यह टर्म एपी रहा है। तो हमारी ये जो बात थी कि मल्टीप्लाइड विद सेम नॉन जीरो नंबर रिजल्टिंग सीक्वेंस ऑफ एपी, हमारा यह सब की सब बातें सही निकली और हमारे लिए यह कार्य हुआ और हम रिजल्ट के साथ सही रूप से ओके हैं। सारे की पॉइंट्स को हम एक ही जगह पर डिस्कस कर ले रहे हैं ताकि आप इनके से फ्यूचर में कभी भूलते हैं तो डायरेक्ट ये वीडियोस को देखिए और एक ही से जुड़े हुए सारे की पॉइंट्स आपको एक बार में समझ। सेकंड क्या कहता है कि 3 नंबर ऑफ एपी कैन बी टेकन एज a minus b। ये क्या टर्म्स कर रहा है, क्या कर रहा है, इसको समझना। अगर आपको किसी क्वेश्चन में अननोन सीक्वेंस दिया है, ठीक है, और अननोन सीक्वेंस में आपसे कह रहा है कि 5 टर्म्स का एपी है, 7 टर्म्स का एपी है, 4 टर्म्स का एपी है, 3 टर्म्स का एपी है, तो उसके मानने का तरीका दिया गया है कि अगर आपको बोले कि 3 टर्म्स के एपी का सीरीज दिया हुआ, सम दिया हुआ, तो उस समय ऐसा क्यों एजम्पशन करते हैं, तो इसके पीछे का कारण है। अगर आपको बोले कि 3 टर्म्स एपी के समेशन कुछ दिया हुआ हो, तो अगर आप एपी के फर्स्ट टर्म a minus d, सेकेंड टर्म a मान ले और थर्ड a प्लस d मान ले। अब देख लीजिए कि ये तीनों टर्म्स में हमने डिफरेंस क्या लिखा है, तो डिफरेंस सेकेंड माइनस फर्स्ट कर दे तो डिफरेंस आपको मिलेगा कि d। डिफरेंस हमने क्या रखा d। अब इसका फायदा क्या होता है कि तीनों टर्म्स के सम करिएगा, अगर तीनों टर्म्स का सम आप फाइंड करने का तो a माइनस डी प्लस a प्लस डी आएगा और ये आपको दे देगा 3। मतलब आपके समेशन का जो रिजल्ट क्वेश्चन में प्रॉब्लम में आपको दे करके रखा है वो डायरेक्ट वैल्यूज a को फाइंड करने के लिए सीधे इक्वेशन में आ जाएगा और जिससे आप a को निकाल दीजिएगा। a निकलने का मतलब है कि आपके पास सेकंड टर्म पता हो और सेकंड टर्म पता होने के बाद आप रिजल्ट के दूसरे स्टेटमेंट को यूज करके डायरेक्ट आंसर को ले जाए। सिमिलरली अगर आपको 4 टर्म्स इक्वेशन को मानने के लिए क्या होता है, तो 4 टर्म्स के लिए क्या कीजिए, a माइनस 3 को पहला टर्म, a माइनस डी को दूसरा, a प्लस डी को तीसरा और a प्लस 3d को चौथा। देखिएगा 4 टर्म्स अगर ऐड कीजिएगा तो 3d से 3d कट गया और d से d कट गया, मतलब 4a आपको समेशन के रिजल्ट में मिलेगा। यहां पर हमने कॉमन डिफरेंस जो रखा है, कॉमन डिफरेंस 2d का माइनस 3d से d गया, मतलब इसमें 2d ऐड हो गया और वो d पहुंचा और इस माइनस d में 2d ऐड हुआ तो ये प्लस d पर पहुंचा और d में 2d ऐड हुआ तो प्लस 3d। अगर 5 टर्म आपको मानने हो तो 5 टर्म्स को मानिए a माइनस 2d, a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 2d। फिर से वही बात, अगर ऐड करेंगे तो ये 2d
कट गया, डी से डी कट गया, और ये तो है नहीं, मतलब 5a आपके डायरेक्ट इक्वेशन रिजल्ट पे अवेलेबल। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हमने रखा है डी। 6 टर्म अगर मानने हो तो 6 टर्म्स में आपको कुछ नहीं करना, इसके एक टर्म को पहले, चलो 4 है ना, हाँ 4 के एक टर्म पहले और इसके एक टर्म बाद में, तो 4 के एक टर्म पहले सेम कॉमन डिफरेंस को कर दे तो हम कह सकते हैं a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d और a प्लस 5d। ऐड कीजिए, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हुआ आपका 2d। करना क्या है अब समझिए, 3 टर्म्स पे 5 टर्म, मतलब ऑड नंबर एक ही सीक्वेंस में रन कर रहा है, ठीक है। अगर आपको आगे बोले कि 7 टर्म को मानना हो तो क्या करेंगे, 9 टर्म को, 10 टर्म को, 11 को करना हो तो उनके क्या है, ऑड नंबर्स एक ही पैटर्न में यूज कर रहे हैं। ऑड के लिए आप अगर 3 टर्म्स के लिए ये मानना चाहते हैं तो 5 के लिए क्या, इसके एक पहले और इसके एक बाद, ठीक है। 5 के लिए क्या हो गया, ये 3 टर्म्स में इस पहले टर्म के एक पहले वाले टर्म को लिख दीजिए सेम डिफरेंस को यूज करके, और लास्ट वाले टर्म से एक बाद वाले डिफरेंस को लिख दीजिए। ये हुआ 5 टर्म। 5 से 7 का लिखना हो तो इसके एक पहले सेम कॉमन डिफरेंस को यूज करके और इसके एक बाद, ठीक है, टर्म्स को यूज करके। अगर 4 से 6 लिखना था तो हमने क्या किया कि इसके एक पहले वाले टर्म्स को लिख दिया और इसके एक बाद वाले। ध्यान रहे ट्रिक्स के लिए, जब हम ऑड नंबर्स टर्म्स को लिख रहे हैं, जब हम ऑड नंबर टर्म्स को लिख रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस डी ले रहे हैं। जब हम ऑड नंबर टर्म्स को लिख रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस डी लिया जा रहा है, और जब हम इवन नंबर टर्म्स को लिख रहे हैं तब हम कॉमन डिफरेंस 2 लिया। शायद इवन के लिए माइंड में ऐसे भी वर्ड 2 रन करता है, इवन मतलब 2 से डिविजिबल जो हो, तो उसके लिए कॉमन डिफरेंस 2d रख रहे हैं, और जो ऑड के लिए है उसके लिए कॉमन डिफरेंस d होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्यूशन में। The coefficient can be 0, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसका मतलब है कि AP के टर्म्स के जो कोएफिशिएंट करने का मतलब है कि जो उसके नंबर के साथ यहाँ पर 0 लगा होता है, जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है उसे कहते हैं कोएफिशिएंट। वह 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये कोई बड़ा चीज नहीं है, ये स्टेटमेंट है कि आपको इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। The sum of 2 terms of AP equidistant from beginning and ending is constant and equal to the sum of first and last term। चलिए इसे समझते हैं कि क्या यह AP के बारे में कह रहा है। AP मान लिया जाए A plus D, A plus 2D, A plus 3D, A plus 4D, A plus 5D, a plus a minus 3d, a plus a minus 2d और a plus a minus 1d टर्म्स हमारे पास AP के था। अब कुछ चल रहा है कि the sum of 2 terms of AP equidistant from the beginning and ending is constant and equal to the sum of first and last। क्या कह रहा था समझ, अगर कोई AP आपके सामने दिया रहे, कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ, तो कह रहा है कि शुरुआत से इक्वल डिस्टेंस, मतलब अगर कोई टर्म ऐसा ले जो शुरुआत से उतनी दूरी पर हो और एक दूसरा टर्म उतना वैसा ले जो अंत से उतनी दूरी पर हो। देखो ये क्या है कि शुरू से 1 2 3 4 चौथे नंबर पर आने वाला टर्म, और अगर कोई टर्म ऐसा ले ले कि लास्ट में से चौथे नंबर पर 1 2 3 और लास्ट से चौथे नंबर पर आएगा a plus a minus 4d, ठीक है। तो अगर बोल रहा है कि बिगिनिंग से इक्विडिस्टेंस मतलब बिगिनिंग से इसकी डिस्टेंस हुई 4 और ये एंडिंग से अगर इक्विडिस्टेंस, इन दोनों टर्म्स को अगर आप जोड़ते हो, मतलब टर्म 4 और एक जोड़ रहे हो टर्म 8 - 4, एक हुआ बिगिनिंग से
चौथे नंबर पर, एक हुआ एंडिंग से चौथे नंबर पर। ये दोनों टर्म का जो समेशन आया, जो क्या आया, a प्लस 3d प्लस a प्लस n माइनस 4d। तो ये क्या आप कर सकते हो, 2a प्लस 3d गया, तो ये हुआ n माइनस 1d। यह जो रिजल्ट आपको मिला है वह कह रहा है कि कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट मतलब कि किसी भी टर्म के लिए लीजिएगा तो सेम आएगा। तो करो कोशिश क्या कि हम एक और टर्म को सैंपल में ले ले, तो 1 2 3 टर्म 3 प्लस टर्म a माइनस 3 क्या होगा ये भी देखें। तो टर्म 3 a प्लस 2d प्लस 1 2 3 a प्लस n माइनस 3d 2a प्लस n माइनस 1d बढ़ रहा है कि किसी भी एपी के लिए यह कांस्टेंट होगा। जो देख भी रहे हैं कि यह भी रिजल्ट आया 2a प्लस n माइनस 1d और यहाँ पर भी रिजल्ट आया 2a प्लस n माइनस 1d। मतलब स्टेटमेंट सही है कि सम ऑफ टू टर्म्स ऑफ AP इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंडिंग इज कांस्टेंट। शुरुआत और अंतिम से जो इक्विडिस्टेंस पर होगा उन टर्म्स के सम कांस्टेंट होगा, मतलब रिजल्ट फिक्स होगा, जो कि है रिजल्ट। एंड आगे लिखा है एंड इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। करेक्ट, इक्वल होगा ये फर्स्ट और लास्ट टर्म का। देख लेते हैं T1 प्लस Tn टर्म्स क्या होगा, तो T1 मतलब a और Tn a प्लस n माइनस 1d और 2a प्लस n माइनस 1d। मतलब हमारे पास यह जो रिजल्ट फिक्स है और वह कितना है, पहले और लास्ट टर्म के समेशन के बराबर। तो ये स्टेटमेंट आपको बहुत सारे प्रॉब्लम, मतलब इसको आप VBI कॉन्सेप्ट की तरह मान सेट करिए ताकि एपी आपको कभी कंफ्यूज ना करे कि जब भी आप इक्विडिस्टेंस टर्म होंगे वो बिगिनिंग और एंडिंग से उनके सम हमेशा आपस में इक्वल होंगे और वो रिजल्ट में कितने के बराबर होगा, फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम के बराबर। अगली बात को समझते हैं। अगली बात आ रहा है फॉर एनी सीरीज TA is equal to Sn minus Sn minus 1 and series Sn is quadratic function of n और Pn is linear function of then series in LP। समझे क्या है? कह रहा है कि अगर कोई AP है तो AP क्या होगा, a प्लस b a प्लस 2d a प्लस 3d a प्लस 4d a प्लस 5d एंड सो ऑन। तो कह रहा है कि अगर इस AP में अगर आप लास्ट टर्म फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, लास्ट टर्म फाइंड करना चाहते हैं इस AP का, तो मान लो कि ये AP का लास्ट टर्म था a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो एक बात बताइए, इस सारे AP का सीक्वेंस क्या हो जाएगा? सीक्वेंस Sn जो अगर हम लिखते हैं तो ये हुआ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP, जो कि हमारी डेफिनेशन है। या अगर हम कभी ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब ये रिप्रेजेंट करता है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP। और यहीं पर हम अगर Sn माइनस 1 लिखे तो इसका मतलब हो गया सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स ऑफ AP। क्योंकि इस सिंबल S का मतलब है सीरीज या समेशन की बात कर रहे हैं, और ये n लिखने का मतलब हुआ n टर्म्स का समेशन, और n माइनस 1 लिखने का मतलब हुआ n माइनस 1 टर्म्स का समेशन। समझो, अब थोड़ा सा n को रियल नंबर लेते हैं। 6 नंबर का समेशन को हम S6 से लिख सकते हैं, ठीक है, और n माइनस 1 मतलब 5 नंबर का समेशन हमारे पास S5 से लिखते हैं। तो बताइए छठा टर्म्स क्या होगा, मतलब लास्ट टर्म क्या होगा? तो
कहीं ना कहीं 6 नंबर के सम में से 5 नंबर का सम घटा देंगे तो वो जो हमारा रिमाइंडर बचेगा या फिर जो रेस्ट होगा इसके दोनों में डिफरेंस है वो छठा ही टर्म। तभी जो वो छठा टर्म इसमें ऐड हुआ और आप कह रहे हो कि यह किसके बराबर हो गया, टोटल सम। इसका मतलब कि हमारा इक्वेशन कि Sn-1 प्लस Tn यही हमारा है Sn के बराबर, जिसे हमें यहाँ पर याद करने के टर्म्स में या स्टेटमेंट के रूप में इस तरह से दिया गया है कि किसी भी एपी के लिए nth टर्म आप Sn-1 के रिलेशन से फाइंड कर सकते हैं। रिजल्ट के लिए आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन अगर नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो साथ साथ नोट्स प्रिपेयर करें। चलिए अगली बात को समझे कि इसी प्रॉब्लम के सेकंड हाफ में कुछ बात को बोला है। तो क्या कहा गया है देख लेते हैं। कह रहा है कि इन ए सीरीज इफ Sn is a quadratic function of n and Tn is linear function of n then series is in AP। तो समझो किसी भी एपी के लिए हम अगर टर्म्स n को डिफाइन करते हैं तो वह होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। मतलब अगर हम मैथमेटिकल फंक्शन के वे में बात करें तो Tn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, ये इक्वेशन इस चीज को स्टेट करता है। ठीक है, क्योंकि यहां पर देख रहे हैं कि ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है जिसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n हमारे पास इक्वेशन दिख। ठीक है, अब अगर बात करें दूसरा टर्म कि यहां पर सीरीज, तो सीरीज का इक्वेशन हमारा आता था n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, जिसे हम बोल सकते हैं कि Sn इक्वल टू आया 2an, सॉरी 2 से 2 कैंसिल, प्लस n स्क्वायर डी माइनस nd। अब थोड़ा सा सीरीज का इक्वेशन, हमारा टर्म जो है वो है लीनियर फंक्शन ऑफ n पर फर्स्ट ऑर्डर से प्रोपोर्शनल है लीनियर फंक्शन ऑफ n, और जो समेशन है सीरीज है वो सेकेंड ऑर्डर पर डायरेक्टली लिखा। तो कह रहा है कि अगर आपको भविष्य में कभी भी ऐसा कुछ रिलेशन मिले जिसमें सीरीज क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक का मतलब हो गया 2, क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ n दिखे और टर्म लीनियर फंक्शन ऑफ n दिखे, तो यह दोनों स्टेटमेंट केवल एपी को ही इंप्लाइज करते हैं और आप उसमें चेक करने पे अपना सर का दर्द मत कर देंगे और डायरेक्ट लिख दीजिए कि वह सीक्वेंस एपी होगा। क्या देखना है हमें कि अगर सीरीज n स्क्वायर पर और Tn जो टर्म है वो n पर डायरेक्टली रिलेट कर रहा है। हमारा लास्ट एपी स्टेटमेंट, जिसके बाद एपी आपके माइंड में सेट हो जाएगा और एपी पर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तर इफ a b c are in AP then 2b equal to a plus b प्रूव करिए या स्टेटमेंट सही है। मतलब हमारे पास कह रहा है कि एपी में a b और c, तो a b और c है, ऐसा मतलब कि b माइनस a और c माइनस b आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि आप सेकंड टर्म्स में से फर्स्ट टर्म घटाओ जिसे आप बोलते हो कॉमन डिफरेंस, और थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म घटाओ जिसे आप बोलते हो कॉमन डिफरेंस। तो हम सेकंड में से फर्स्ट b माइनस a इज इक्वल टू c माइनस b इक्वल कर दिया, और अगर ये इक्वल किया तो हम कर रहे हैं ये b साइड आ गया 2b इक्वल टू a प्लस c, जो कि अपना स्टेटमेंट कर रहा था सही। अगर आप एपी की बात कर रहे हो और एपी में अगर 3 नंबर है तो उनके बीच में ये रिलेशन डायरेक्ट कॉमन डिफरेंस के डेफिनेशन से सही। तो फिलहाल इस वीडियोस में हमने कवर किया है अच्छा खासा पार्ट। जो लोग इसे लिखना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद लिख लो, और बाकी आगे के वीडियोस में हम लोग कुछ स्टेटस प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे जो आपके डायरेक्ट आईआईटी लेवल, जेईई मेंस लेवल और ये है। ऐसे अगर ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट है तो शायद 70% क्वेश्चन उसके बन जाने चाहिए, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में उनके ट्रिकी है कॉम्बिनेशन और जिसको बोलते हैं मिसलेनियस सीक्वेंस पर ज़्यादा सवाल होता है। तो मिसलेनियस सीक्वेंस को अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। इस क्लास पे धन्यवाद, थैंक यू।